हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स हम किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बट आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व क्यों करते हैं। और दूसरा, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो क्या हमें वहाँ वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करना होगा या विदाउट रिजोल्यूशन भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। देखिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो हमें फाइंड करना है P और Q दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास P है और ये Q है। P जो है वो x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे है, जो वेक्टर Q वो नेगेटिव x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे। साथ ही हमें दिया है कि P का मैग्नीट्यूड 2√2 मीटर है और Q का मैग्नीट्यूड है 4√2 मीटर। इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक P और दूसरा Q। दोनों का ही हमें मैग्नीट्यूड नोन है, ठीक है। और साथ साथ हमें डायरेक्शन गिवन है, किसके टर्म्स में? एंगल की। मतलब डायरेक्शन तो बताइए, तो डायरेक्शन के लिए उसने हेल्प ली है एंगल की। उसने ये कहा है कि वेक्टर P x एक्सिस से कुछ एंगल पे है और वेक्टर Q नेगेटिव x एक्सिस से कुछ एंगल पे है। आप देख सकते हैं। देखिए यहां अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो समझिए, जब कभी भी आपको दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो वहां आपको कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हम दो वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम मैग्नीट्यूड का, वो हमारे पास है, आपने देखा होगा a² b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम यहाँ पे वेक्टर r को रिजल्टेंट लेते हैं वेक्टर a और b के लिए, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे a और b नहीं है, p और q है। तो हम क्या करेंगे? तो ये p हो जाएगा और ये q। तो यहाँ पे भी हम वेक्टर p का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ q का मैग्नीट्यूड होगा और ये होगा pq cos थीटा। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आप यहां से देखेंगे फर्स्ट वेक्टर, अगर आप p को कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट, तो p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 2√2 स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4√2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q। और थीटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो p और q के बीच का जो एंगल है, देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है और टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 45 इधर 45 इधर, तो 90। तो 180 में से अगर आप 90 कम करेंगे तो ये जो बीच में एंगल बचेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू रहेगी 90 और cos 90 आपको पता है होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आप अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट यहां से मिलेगा 2√2 का स्क्वायर। आप देख लीजिए यहां से 2 2 जा 4 2 जा 8। आप यहां से देखिए 4 4 जा 16 2 जा 32। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास है √40। ये देखिए, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2√10 मीटर। देखिए, तो अभी हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी यहाँ पे फाइंड करनी होगी। चलिए, जब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो मैं यही पहले डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखूंगा और वो फॉर्मूला हम लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू v sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये देखिए, आपको इस फॉर्मूले से याद होगा कि जो अल्फा एंगल होता है ये रिजल्टेंट और वेक्टर a के बीच होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जिन दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड किया है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर p से निकालना चाहते हैं या फिर वेक्टर q से।
चलिए हम अगर ड्रॉ करें और हम कहते हैं कि रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं पास होगा, और ये मैंने यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया है r, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इस r का एंगल p से भी बता सकते हैं कितना होगा, और आप q से भी बता सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रिजल्टेंट और वेक्टर p के बीच का एंगल कितना है, इसी को हमने क्या लिखा है, अल्फा। तो बस आपको ये समझना होगा कि जैसे यहाँ पे ये a और b दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है a और b, तो ये एंगल होता था a और रिजल्टेंट के बीच में, और यहाँ पे किसके बीच में, p और रिजल्टेंट। इसका मतलब a की जगह आप किसको यूज करेंगे, p, ये देखिए, और b की जगह आप यूज करेंगे q। बट अगर आप ऐसा करते कि यही एंगल q और r के बीच फाइंड करते, तो फिर a की जगह आप q लिखते और b की जगह p। तो हमें यह समझना होगा कि a के प्लेस पे आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूज करना है जिस वेक्टर से आपको रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है। अगर आप p से निकालना चाहते हैं तो p, और अगर q से निकालना चाहते हैं तो q। तो चलिए जब हम यहां पे डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो देखिए tan अल्फा, अब उस फॉर्मूले में क्या होगा, q साइन थीटा, इन दोनों के बीच में p और q के बीच में एंगल है 90, तो साइन 90 अपॉन p प्लस q कॉस 90। देखिए आपको पता है कॉस 90 0 होता है और साइन 90 होता है 1, तो आप यहां से लिखेंगे कि tan अल्फा हमारे पास होगा q मतलब 4√2 अपॉन p मतलब 2√2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो हमें यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी वो होगी tan इनवर्स 2। देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया है और डायरेक्शन भी, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम लास्ट में रिजल्टेंट को लिखते कैसे। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आप समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट is 2√10 meter at an angle of 10 इनवर्स अल्फा मतलब 10 इनवर्स 2। अब आप बताइए ये एंगल किससे निकाला है, P से, तो एट एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 2 फ्रॉम P, चलिए P, और अगर आप Q से निकालते तो Q लिखते। अब P से किस डायरेक्शन में है ये एंगल, रिजल्टेंट किसकी साइड है, P से Q। देखिए कैसे है, P से Q, और Q से निकालते तो क्या लिखते, Q टू P, तो हमने क्या, फ्रॉम P टूवर्ड्स Q, टूवर्ड्स Q। ओके, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं एक दूसरे एग्जाम्पल की। ये आप यहां पे देखेंगे कि इस बार भी हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर है Q, और हमें इस केस में फाइंड करना है इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब R फाइंड करना है, और R को हम लिखेंगे P प्लस Q। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहां से समझ सकते हैं, क्या है, देखिए पहले एग्जाम्पल में हमें P और Q दो वेक्टर गिवन थे, लेकिन किस फॉर्म में गिवन थे, हमें उन दोनों का मैग्नीट्यूड बताया गया, दोनों का, साथ ही डायरेक्शन को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ एंगल। इसका मतलब यह है कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जब भी न्यूमेरिकल में आपको वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनकी दो अलग अलग फॉर्म हो सकती है। पहली क्या है कि वो आपसे मैग्नीट्यूड बता दे और साथ में डायरेक्शन के लिए वो एंगल आपको डिफाइन करे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वो इस बार आपको उन वेक्टर को कंपोनेंट्स में लिख के बताए, मतलब कि जैसे वेक्टर P है, इस बार उसने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग नहीं बताई, उसने क्या कहा कि देखिए वेक्टर P का ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, वेक्टर Q का ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि इस बार जो वेक्टर P है ये रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर का,
वेक्टर क्यू भी रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर का, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर पी के कंपोनेंट्स है और ये दोनों वेक्टर क्यू के कंपोनेंट्स है। इसका मतलब ये क्लियर है यहां से कि हमें वेक्टर क्वांटिटीज दो अलग अलग फॉर्म में गिवन हो सकती है। पहला है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और दूसरा है कंपोनेंट की फॉर्म में। देखिए, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो आप रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, और अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो देखिए कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। चलिए, तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उस केस में आप P और Q इन दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप, ये तो P है, प्लस -4i कैप प्लस 4j कैप, ये देखिए। अब जब आप ऐड करेंगे तो आप समझिए ये जो वेक्टर है 2i कैप, i कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड है 2। आगे देखिए डायरेक्शन क्या है, -i कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव साइन लगाया तो उसको डायरेक्शन के साथ रखते हैं, तो -i कैप मतलब नेगेटिव x एक्सिस, और मैग्नीट्यूड कितना है 4। तो आप क्या समझेंगे कि देखिए एक वेक्टर तो x के लॉन्ग है 2, दूसरा वेक्टर है नेगेटिव x के लॉन्ग और कितना है 4, ये तो नेगेटिव x के लॉन्ग है और ये x के लॉन्ग, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या करते हैं हम सबट्रैक्ट करेंगे, और किस में से, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसीलिए i वाले वेक्टर को आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, -2i कैप। क्यों, क्योंकि 4 इस 2 से बड़ा है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सबट्रैक्ट करना होगा। अब ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, y के लॉन्ग j कैप, ये कौन सी डायरेक्शन है, y के लॉन्ग j कैप, तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए आप इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए 4 2 6, ये अब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज आपसे बताऊंगा कि जैसे ही आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और फाइनल जब रिजल्टेंट आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में मिलेगा, तो पहले आप उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लीजिए। बहुत आसान है ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, आप दो एक्सेस बना लीजिए, एक x और दूसरा y। देखिए पहला वेक्टर किसके लॉन्ग है, नेगेटिव x के लॉन्ग, क्योंकि -i कैप है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक वेक्टर हमारे पास है जो कंपोनेंट है वो कितना है, -2i कैप। चलिए दूसरा हमारे पास है 6j के, ये है 6j के। बस क्या करना होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक x के लॉन्ग दूसरा y के लॉन्ग। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब आपको पता है बीच से पास होता है। तो ये देखिए, तो अब आपने क्या किया कि रिजल्टेंट है किसका, इन दो वेक्टर का। चलिए अब जैसे ही आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, समझिए। अब अगर आप यहां से देखें तो ये रिजल्टेंट भी किसका है, एक x के लॉन्ग है, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का ही रिजल्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखिए a स्क्वायर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है 2, मतलब i का जो कॉफिशिएंट है 2, नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन के साथ रहता है। चलिए 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है 6, मतलब j का कॉफिशिएंट, चलिए 6 स्क्वायर, और 2ab और cos 90, क्योंकि इनके बीच का एंगल होगा 90, एक y के लॉन्ग है और दूसरा x, तो 2ab cos थीटा, cos 90 होता है 0, तो उसको मैं 0 लिख देता हूं। तो इससे आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि कभी भी कोई वेक्टर आपको i j की फॉर्म में गिवन हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि cos वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 40, और अगर आप इसका आंसर भी लिखेंगे तो कितना होगा 2√10 अगर मीटर। देखिए फिर बात होती है डायरेक्शन की। देखिए जब आप डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन के लिए अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, आप डायरेक्शन किस वेक्टर से निकालना चाहते हैं। जिससे भी निकालना चाहते हैं तो जब आप डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, तो उस फॉर्मूले में आपको ए की जगह उस वेक्टर को रखना होगा जहां से आपको डायरेक्शन निकालनी है। इसका मतलब देखिए दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये दो, मतलब आप अगर इस वेक्टर से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप इस एंगल को अल्फा कहेंगे।
आप अगर इससे निकालना चाहते हैं तो इसको अल्फा कहेंगे। इसका मतलब कोई भी एक एंगल आप यहां से बता सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर आप डायरेक्शन मतलब एंगल आर और इस वेक्टर के बीच में निकालना चाहते हैं तो आप इसको ए लिखेंगे, और एंगल अगर आप आर और इस वेक्टर के बीच में निकालना चाहते हैं तो इसको ए लिखेंगे। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम एंगल निकालेंगे सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में। तो अब आपको क्या करना है, ए की जगह क्या यूज करेंगे, सेकंड वेक्टर। ए की जगह क्या यूज करेंगे, सेकंड वेक्टर। देखिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6, और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या बचा है 2, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो साइन 90 क्या लिखेंगे 1 और कॉस 90 होगा 0। देखिए तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी tan इनवर्स 1/3, ये देखिए। और हां, अगर आप यही एंगल किससे निकालना चाहते हैं, इस वेक्टर से, तो मैं साथ में वो भी लिख देता हूं। देखिए tan अल्फा, तो इस बार आप क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और b की जगह 6। तो देखिए b साइन 90 1/a प्लस b कॉस 90 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3। ओके, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखना होगा कि देखिए ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और जब आप डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन में अगर आप ये एंगल लिखते हैं तो ये एंगल कहां से है, जे कैप मतलब y एक्सिस से, तो क्या लिखेंगे एट एन एंगल ऑफ अल्फा मतलब tan इनवर्स 1/3 फ्रॉम y एक्सिस, और किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस साइड क्या है नेगेटिव एक्स। और अगर आप ये आंसर बताना चाहते हैं इस वेक्टर से तो क्या लिखेंगे, एट एन एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वाला एंगल होगा, तो फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स वाई एक्सिस। और अगर आपने एक पॉइंट यहां पे नोटिस किया हो कि ये दोनों ही वेक्टर P और Q, और जो सेकंड केस में P और Q है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों वेक्टर इक्वल हैं, लेकिन हमें दो अलग अलग फॉर्मेट में गिवन थे। एक बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और दूसरी बार हमने क्या किया, कंपोनेंट्स की फॉर्म। तो मैंने दोनों मेथड आपसे डिस्कस किए हैं कि अगर हमें i j k की फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है तो आप सिंपली i वालों को एक साथ सॉल्व कीजिए, j वालों को एक साथ। लास्ट में जब आपके पास रिजल्टेंट मिलेगा तो उसमें एक i होगा और दूसरा j, उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफिकली ड्रॉ करने के बाद आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, एक वेक्टर को a लिखेंगे और दूसरे को b। और अगर हमें वेक्टर गिवन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में तो आप डायरेक्टली पैरेललोग्राम यूज करेंगे और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये मिला हमें कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है तो हमें कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें नॉर्मल वेक्टर्स गिवन है तब भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और ऑलरेडी अगर कंपोनेंट्स गिवन है तो हम कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे भी सॉल्व करा जा सकता है अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। लेकिन अब मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज हैं तब हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखिए एग्जांपल। हमारे पास दो एग्जांपल हैं इस बार। पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और हमें यहाँ पे ए बी सी का रिजल्टेंट फाइंड करना है, साथ ही तीनों का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, और आप डायरेक्शन के लिए हमें एंगल यूज किया। ठीक है, तो चलिए पहले हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जहां हमें दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है और कौन सी फॉर्म गिवन है, मैग्नीट्यूड सेपरेट गिवन है वेक्टर्स का, और साथ में डायरेक्शन के लिए यूज किया गया है एंगल, तो उस केस में हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस केस में हम डायरेक्टली वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, देखिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, पहले ए और सी का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे जो कि बीच से पास होगा, फिर उस रिजल्टेंट को बी के साथ ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये मेथड तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और साथ ही जब आप एंगल फाइंड करेंगे उनके बीच का तो वो एंगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब फिर ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो बहुत ध्यान से समझिए।
जब भी हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको दो एक्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे। दो एक्सेस आप अपनी साइड से एज्यूम कर लीजिए और जिसमें एक को नाम दे सकते हैं एक्स और दूसरे को वाई। कंडीशन सिर्फ एक है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो चलो अब आप यहां से देखेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर ऑलरेडी एक्स के अलोंग है। चलिए, तो जो वेक्टर एक्स के या वाई के अलोंग है उसको हमें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करना होता है। बी आप देखते हैं वाई के अलोंग है, इसका मतलब एक एक्स के अलोंग है एक वाई के अलोंग है, तो हमें इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करना है। लेकिन जो वेक्टर सी है, ये सी वेक्टर ना तो एक्स के अलोंग है और ना ही वाई के अलोंग है, तो हम क्या करेंगे, हम अब इस सी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट। और वो दो कंपोनेंट कैसे होंगे, एक एक्स के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा वाई के अलोंग। चलिए, जो एक्स के अलोंग है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं C1 और जो वाई के अलोंग है उसको मैं लिख रहा हूं C2। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर C है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्स के अलोंग है और दूसरा वाई के अलोंग। देखिए, इसका मतलब अब हमें इस वेक्टर की जरूरत नहीं होगी, हम इस वेक्टर की जगह आप इसके दो कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, जो कि एक एक्स के अलोंग होगा और दूसरा वाई के अलोंग। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि जो वेक्टर ए है वो राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर। ठीक है, वेक्टर बी वो वाई एक्सिस के अलोंग है। चलिए, ये तो हमारे पास एक्स के अलोंग था ए, ये हमारे पास वाई के अलोंग है बी, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है। अब हमने जो कंपोनेंट लिया है C1, ये कंपोनेंट कितना होगा। देखिए, जब हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो एक चीज आपको समझनी होगी कि जिस वेक्टर क्वांटिटी को आप कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक कंपोनेंट अगर राइट है तो दूसरा लेफ्ट होगा, मतलब दोनों कंपोनेंट कभी भी वेक्टर के एक साइड नहीं हो सकते, नीचे या ऊपर। तो चलिए, एक कंपोनेंट अगर राइट है तो एक लेफ्ट, तभी आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट C है, क्योंकि वो बीच से पास होगा। अब क्या होगा कि जब भी आप कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो उस वेक्टर के साथ आपको एंगल गिवन होगा कि वो एक्स या वाई से कितना एंगल बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए एंगल हमारे पास कितना है 45, तो एंगल के साइड वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे कॉस। तो मैंने इस C1 के मैग्नीट्यूड को यहां पे लिखा है C cos 45, C cos 45। तो देखिए C की वैल्यू हमारे पास है 10√2 और cos 45 है 1/√2। इसका मतलब C1 की वैल्यू हमें यहां पे कितनी मिलेगी 10। तो देखिए, अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो C1 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, क्योंकि इसकी तो अब हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। तो एंगल के साइड जो कंपोनेंट है वो कॉस होता है और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है उसको लिखेंगे साइन। तो देखिए, C2 होगा C sin 45 और C हमारे पास है 10√2 एंड 1/√2, तो ये वैल्यू भी आपके पास 10 होगी। चलिए, C2 भी हमारे पास कितना है 10। तो अब हमें कितने वेक्टर को ऐड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास होंगे 4। कैसे, आप देख सकते हैं, अब हमने C2 की जगह इसके दो कंपोनेंट्स यूज किए, एक एक्स के अलोंग और दूसरा वाई के अलोंग। ये हमने पढ़ा है कि जब कभी भी वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग कुछ ये होगा कि देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा है C1, तो हम इनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। ऐसा हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो हम उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए, ए का है 10, चलिए मैं मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहा हूं और सी का भी कितना है C1 का 10, तो ये हमारे पास होगा 20। एक्स एक्सिस के अलोंग जो अब हमारे पास वेक्टर है वो है 20। ये देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं वाई की। अब वाई डायरेक्शन में अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, बी का कितना है 20 प्लस C2 कितना है 10, तो ये हमारे पास होगा 30।
ये। अब देखिए हमारे पास फाइनली अब दो वेक्टर हैं, एक x के अलोंग है 20 और दूसरा y के अलोंग है 30। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स थे तो हमने ऐसे वेक्टर को कंपोनेंट में सॉल्व किया जो x या y के अलोंग नहीं था। दो पार्ट में, एंगल के साइड वाले को हम cos लिखेंगे और दूसरे को sin, तो C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो x एक्सिस के अलोंग सेम डायरेक्शन में उनको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए और जो y के अलोंग है उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली अब हमें इन दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहां रिजोल्यूशन से हमें बेनिफिट सिर्फ ये हुआ कि हमने तीन वेक्टर को दो में कन्वर्ट किया, लेकिन जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको अगेन पैरेललोग्राम लॉ यूज करना ही होगा। तो देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं रिजल्टेंट का तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ ही इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम देखें तो वो एंगल होगा 90। तो क्या लिखेंगे 2AB और cos 90 क्या होता है 0, तो इसलिए मैंने इस टर्म को नहीं लिखा। और अगर आप इसको देखें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 400 प्लस 900, तो आप इसको लिख सकते हैं 10√13 मीटर। ये तो हमारे पास है मैग्नीट्यूड। बस अब बात होती है डायरेक्शन की। देखिए tan अल्फा, और मैं यहां पे फॉर्मूला फिर वही लिखूंगा पहले, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आप यहां से समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। चलिए एंगल मैं 90 पुट कर लेता हूं। और कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि हम अल्फा किससे निकालते हैं। देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस एंगल को भी अल्फा कह सकते हैं और इस एंगल को भी अल्फा कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप ये एंगल बताना चाहते हैं या फिर ये। चलिए तो मैं इस एंगल को पहले लिखता हूं अल्फा। इसका मतलब आपने ये एंगल जो निकाला है रिजल्टेंट का, ये किससे निकाला है 20। इसका मतलब a की जगह 20 आएगा। तो आप देखिए क्या लिखेंगे आप, tan अल्फा और b की जगह दूसरा वेक्टर 30, तो 30 इंटू 1 एंड 20 प्लस cos 90 0, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 3/2। और जब लास्ट में आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज tan√13 एट एन एंगल ऑफ अल्फा tan इनवर्स 3/2 फ्रॉम x एक्सिस। लेकिन x एक्सिस से तो ऊपर भी हो सकता है एंगल, नीचे भी, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम x एक्सिस टूवर्ड्स y एक्सिस की साइड। नीचे होता तो माइनस y एक्सिस। बट अभी अगर शायद किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है और वो ये सोचता है कि नहीं सर अगर हमें ये एंगल बताना हो तो क्या आंसर सही नहीं होगा, क्या आंसर कंप्लीट नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, कंप्लीट होगा। देखिए चलिए अगर कोई बच्चा ये एंगल बताना चाहता है तो देखिए वो आंसर को क्या लिखेगा। अब क्या है, a की जगह वो क्या यूज करेगा 30 को, क्योंकि एंगल जो रिजल्टेंट का है वो किससे है 30 से। तो देखिए tan अल्फा इस बार आपके पास रहेगा, b की जगह इस बार 20 हो जाएगा, sin 90 1, 30 प्लस cos 90 0, तो इस बार रहेगा 2/3। तो अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 2/3। तो वो उस बच्चे का आंसर क्या होगा जो इस एंगल को देगा, तो कहेगा मैग्नीट्यूड तो यही होगा बट एट एन एंगल ऑफ अल्फा tan इनवर्स 2/3 फ्रॉम y एक्सिस, लेकिन y से किस डायरेक्शन में, x की साइड। तो क्या होगा फ्रॉम y एक्सिस टूवर्ड्स x एक्सिस, ये आंसर होगा। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड केस के। आप यहां पे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो आपने देखा कि इस बार जो हमें वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट की फॉर्म में ij। इसका मतलब क्या है कि पहले केस में हमें किस फॉर्म में गिवन था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस बार हमें क्या है, कंपोनेंट की फॉर्म में। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग नहीं गिवन होते, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक वेक्टर उसके दो कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर उसके दो कंपोनेंट, तीसरा वेक्टर उसके दो कंपोनेंट। हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। चलिए अगर हमें कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए। चलिए आप ए बी सी की वैल्यू पुट कीजिए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस b की वैल्यू i कैप माइनस j कैप
और c की वैल्यू 4i कैप प्लस जे के। चलिए अब जब सॉल्व करेंगे तो i वाले आप एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये i का मतलब है x एक्सेस। ये देखिए ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x मतलब राइट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव x राइट डायरेक्शन, तो तीनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो 2 + 1 + 4 7i कैप। चलिए अब बात करते हैं y। ये हमारे पास y के लॉन्ग है, ये माइनस, ये मतलब नेगेटिव y के लॉन्ग है, ये y के, तो ये कैसा है y पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव y, तो इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे। 4 + 1 5, ये माइनस होगा तो 4 + 1 5 -1 +4। आप देखिए फाइनली आपके पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन अभी भी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही है। मतलब अगर वेक्टर क्वांटिटीज हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है और डायरेक्टली आप ऐड करेंगे तो वहां से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको कंपोनेंट की फॉर्म में ही मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपसे कहा था कि जैसे ही हम रिजल्टेंट कंपोनेंट की फॉर्म में फाइंड कर लेते तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप उसको एक्स वाई एक्सेस के लॉन्ग ड्रॉ कर लीजिए, जो कि बहुत आसान है। कैसे? ये 7 किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सेस, मतलब ये हुआ 7i के। चलिए एक दूसरा वेक्टर j मतलब y एक्सेस, तो ये हुआ y के लिए, ये देखिए 4j, और ये इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। तो आपने कहा ये तो बीच से ही पास होता है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि हमें अब इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज करते हैं? दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक x के लॉन्ग दूसरा y के लॉन्ग, और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। इसका मतलब a² b² 2ab cos थीटा, तो फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 x और y, तो cos 90 वाला टर्म हो जाएगा 0। तो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 49 + 60। तो अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 65। ओके, अगर यूनिट मीटर है तब। बट ये अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी। जैसे ही हम डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन का मतलब एक फॉर्मूला आपको याद है, उसी को हम यूज करते हैं, और वो क्या है? b sin θ/a + b cos θ। ये देखिए, तो अब क्या करना है? चलिए अगर कोई बच्चा रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, वो 7i कैप मतलब x एक्सिस से बताना चाहता है, तो उसके लिए ये 7a होगा और 4b होगा। तो वो क्या लिखेगा एंगल को? देखिए tan अल्फा। तो मैंने कहा कि आप एंगल कहां से बता रहे हैं? x मतलब 7i से, तो 7a होगा और दूसरा वेक्टर b, तो क्या लिखेंगे? 4 साइन एंगल 90 है अपॉन 7 + 4 cos 90 0, sin 90 1 cos 90 0, ये होगा 4/7। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7। बट अगर कोई बच्चा आंसर ये बताना चाहता है कि नहीं मैं y एक्सिस से आंसर बताऊंगा एंगल मतलब 4j से, तो उसके लिए अल्फा क्या होगा? ये सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूं, और कोई एक ही आंसर आपको देना होगा। तो अगर जो बच्चा ये एंगल बताना चाहता है तो उसके लिए ये क्या होगा? a, और दूसरा वाला क्या होगा? b। मतलब रिजल्टेंट और जिस वेक्टर के बीच में आप एंगल निकालते हैं वही a होगा। तो आप क्या यूज करेंगे? a की जगह 4 होगा इस बार, और b की जगह 7। तो देखिए tan अल्फा ये हो जाएगा 7, b की जगह आ जाएगा sin 90 अपॉन a + b cos 90, sin 90 1 cos 90 0, कितना होगा? 7/4। इसका मतलब अल्फा को आप लिखेंगे tan इनवर्स 7/4। देखिए अब आंसर कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज √65 मीटर एंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा। उस बच्चे का आंसर मैं बता रहा हूं जिसने ये एंगल फाइंड किया, तो क्या बोलेगा? एट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7 फ्रॉम x एक्सिस, और x एक्सिस से किस डायरेक्शन में? y की साइड, क्योंकि एंगल x से किस साइड टर्न होगा? y की साइड ऊपर, तो फ्रॉम x एक्सिस टुवर्ड्स y। और अगर कोई बच्चा ये आंसर बताना चाहता है तो बोलेगा एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 7/4 फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि किससे एंगल? 4j से, टुवर्ड्स x एक्सिस। ओके।